हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। साथियों, हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास और कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, भारत का सामान्य ज्ञान निःशुल्क मिलेगा। तो साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार, इस नाम से उसको जाना जाता है। इसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इस परिषद अधिनियम 1909 को क्यों कहा जाता है? क्या कारण था कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए साथियों, बात करें हम, दो व्यक्ति थे, एक मार्ले और एक मिंटो। ये कौन थे? देखो, जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे मार्ले। और मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे भारत में वायसराय। तो इन दोनों के नाम से, मार्ले और मिंटो, इन दोनों के नाम से भी इसको जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी 1909 के अधिनियम को जाना जाता है। तो ये समझ आया होगा कि इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो लॉर्ड मार्ले थे वो तो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत में क्या थे? वायसराय थे। ठीक है। और जो लॉर्ड मिंटो थे ना, उन्होंने इस अधिनियम को जब ये पारित हुआ तो इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो ने भारत परिषद अधिनियम 1909 का जो अधिनियम था, जब ये पारित हुआ, जब ये पास हुआ, तो इसको भारतीय इतिहास की युगांतर घटना कहा था इस दिन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, अब हम जान लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 जो था, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। एसएससी, आरपीएससी, यूपीएससी और तमाम जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उन सब में ये टॉपिक आता है, भारत का संवैधानिक विकास जो है। तो देखिए, मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले क्यों इसको पारित किया गया कि भारत परिषद अधिनियम 1892 जो था उसके दोषों को दूर करना, जो उसमें कमियां रह गई थी, एक तो उनको दूर करना, एक था मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात, और जो भारत को एक तोड़ने की, भारत के लोगों को आपस में उनमें भेद डालने की जो कोशिश की गई इस अधिनियम के द्वारा, यानी मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना भी इस अधिनियम का एक उद्देश्य था। भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना। जो लोग थे वो क्या थे? अंग्रेज़ों के खिलाफ होते जा रहे थे। वो अंग्रेज़ों के प्रति उनका जो रुख था वो उग्रवाद की ओर बढ़ रहा था। जो युवा थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी, और वो ये सोचने लगे थे कि अब इन अंग्रेज़ों को भारत से भगाया जाना चाहिए। तो जब इसके लिए, भारत को अंग्रेज़ों से भगाने के लिए जो लोग थे, भारतीय लोग जो थे, वो उग्रवाद की ओर अग्रसर हो रहे थे, इस चीज़ को भांप लिया था अंग्रेज़ों ने। तो इसी को रोकने के लिए, इसका सामना करने के लिए, यानी भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो था उसका सामना करना भी इस अधिनियम का क्या था? उद्देश्य था। परिषदों तथा उनके कार्य क्षेत्र का और अधिक विस्तार करके उन्हें अधिक प्रतिनिधि एवं प्रभावी बनाना था। यानी कि जो परिषदें बनाई गई थी उन परिषदों को और अधिक विस्तार करना और उन्हें अधिक प्रतिनिधि एवं प्रभावी बनाना भी इसका उद्देश्य था। साथियों, अब बात करते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषताओं की, कि क्या क्या विशेषताएं 1909 के अधिनियम की थी।
तो देखिए, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद जो थी उनका विस्तार की व्यवस्था की गई। जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थी उनके विस्तार की क्या की गई, व्यवस्था की गई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी वो 16 से 60 कर दी गई। यानी कि जो केंद्रीय परिषद थी उनमें जो सदस्य संख्या 16 थी उस 16 को बढ़ाकर 16 से कितनी कर गई, 60 कर दी गई। जबकि जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनकी संख्या अलग अलग थी, यानी प्रांतों के हिसाब से उनकी जो संख्याएं थी वो क्या थी, अलग अलग थी। लेकिन केंद्र की जो थी उसमें 16 से 60 कर दी गई। जबकि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उन केंद्र जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनमें क्या था कि संख्या अलग अलग थी प्रांतों के अनुसार। ठीक है। और क्या था, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई। जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई। और इसमें 4 प्रकार के सदस्य थे। जो केंद्रीय विधान परिषद थे उसमें 4 प्रकार के सदस्य कौन कौन से थे। एक थे पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य। ये 4 प्रकार के सदस्य केंद्रीय विधान परिषद में थे। ठीक है। तो इनकी क्या की गई, बहुमत की क्या की गई, व्यवस्था की गई। और क्या हुआ देखिए, प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, परंतु सरकारी एवं मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक रखी गई तथा साथ ही विधान परिषद के सदस्यों को बजट का अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट की विवेचना करने और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए महत्वपूर्ण, हमने आपको बताया कि केंद्रीय और विधान परिषदें जो थी उनको प्रभावी बनाने का प्रयास भी इस भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत किया था। तो उसी के क्या किया गया कि जो प्रांतीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनका बहुमत रखा गया। उनका क्या रखा गया, बहुमत। देखिए जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनमें गैर सरकारी सदस्यों का क्या रखा गया, बहुमत, परंतु सरकारी एवं मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक रखी गई तथा साथ ही विधान परिषद के सदस्यों को बजट का अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट की विवेचना करना, प्रस्तावित करने का अधिकार भी इनको दे दिया गया। ठीक है। और क्या दिया गया, देखो, सदस्यों को जैसे पूरक प्रश्न पूछने, स्थानीय संस्थाओं को कर्ज देने, अतिरिक्त अनुदान देने तथा नए कर लगाने से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि ये कह दिया गया कि आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हो, स्थानीय संस्थाओं को कर्ज दे सकते हो, अतिरिक्त अनुदान दे सकते हो तथा नए कर लगा सकते हो। इन सभी अधिकार जो थे ये सदस्यों को दे दिए गए। साथ ही सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने तथा उन पर मत विभाजन की मांग करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि प्रांतीय और केंद्रीय जो विधान परिषदें थी उनको प्रभावी बनाने का जो प्रयास था उसी के अंतर्गत ये सारे प्रावधान रखे गए। और देखिए इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिक परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। पहली बार हुआ ऐसा, समझिएगा दोस्तों। इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिक परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी किया गया कि आप वायसराय और गवर्नर की जो कार्यपालिक परिषद है उसके साथ एसोसिएशन बना सकते हो। ठीक है, ऐसा प्रावधान भी इसमें किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यपालिक परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ध्यान रखें, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये कौन थे, ये वायसराय की कार्यपालिक परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था, विधि सदस्य बनाया गया था। साथियों आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, पिछली कक्षाओं को भी देखते रहें। और देखिए अब बहुत महत्वपूर्ण क्या कहा गया इस अधिनियम में जिससे भारत में एक वर्ग भेद पैदा हुआ। देखो,
अंग्रेज़ों की जो नीति थी फूट डालो राज करो की, वो इस अधिनियम में स्पष्ट झलकी। देखो, पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया, पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया। इसके आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये क्या था? ये फूट डालो राज करो की नीति थी उनकी। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, यानी कि जो मुस्लिम सदस्य चुने जाएंगे उनका जो चयन है वो भी केवल कौन करेगा? मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। परिषद में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को वर्ग, समुदाय तथा हितों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया। देखिए कितने विभाजन कर दिए। इसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। तो सांप्रदायिक पंचायत एक तरह से क्यों था? ये देखो, सांप्रदायिकता की शुरुआत इसमें क्यों हुई? सांप्रदायिक शुरुआत इसलिए हुई, इस तरह से हुई कि मुस्लिमों को, जो मुस्लिम सदस्य थे उनको खुश करने के लिए, उन्होंने मुस्लिमों को खुश करने के लिए क्या किया इन्होंने ये किया कि मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है वो मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, ठीक है। और परिषद में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को वर्ग, समुदाय तथा हितों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया, बांट दिया गया उनको। जैसे प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचन हेतु 3 वर्गों, जैसे सामान्य, विशिष्ट एवं वर्ग विशेष, इनमें बांट दिया गया तीनों में। भूस्वामियों, व्यापार मंडल, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई, यानी अलग अलग तरह के वर्ग बनाए गए भारतीय समाज में। केंद्रीय विधान परिषद हेतु एक और वर्ग अर्थात मुस्लिम वर्ग को सम्मिलित किया गया, यानी कि मुस्लिम वर्ग को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। निर्वाचन मंडल के सदस्य हेतु आय, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता को आधार बनाकर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई, यानी भारतीय समाज को तोड़ने का, उनमें एक वर्ग भेद पैदा करने का एक प्रयास भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत किया गया था। और देखिए, इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी। वैधानिकता प्रदान करने का मतलब यानी ये विधान ही कर दिया, सांप्रदायिकता को वैधानिक रंग दे दिया, वैधानिकता प्रदान कर दी उसको, क्योंकि अधिनियम में ही उसका जो था, अधिनियम में ही उस बात को लिख दिया गया, उसको दर्ज कर दिया गया कि जो मुस्लिम हैं उनको अलग से प्रतिनिधित्व देने की जो बात थी, और वो क्या थी? भारतीय समाज में फूट डालो राज करो की नीति थी, और वो एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर इन्होंने उसको, सांप्रदायिकता को वैधानिकता ही प्रदान कर दी। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। जो लॉर्ड मिंटो था ना, उसको सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। यानी कि ये जो 1909 का अधिनियम था पूरी तरह से सांप्रदायिक था। कैसा अधिनियम था? पूरी तरह से ही सांप्रदायिक अधिनियम एक प्रकार से था। और लॉर्ड मिंटो जो थे उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो साथियों, भारत परिषद अधिनियम 1909 एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। हमने आपको इसे समझाया, आशा है कि आपको समझ आया होगा। और इंडियन पॉलिटी की संपूर्ण कक्षाएं निःशुल्क आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। तो दोस्तों, आप चैनल पर बने रहें। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, भारत का सामान्य ज्ञान, भारत का संवैधानिक विकास, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, साहित्य संबंधी बहुत सारी कक्षाएं आपको निःशुल्क मिलने वाली हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।